Hello everyone. स्टॉप है ना? हाँ स्टार्ट हो गई स्टार्ट ही है। Hello everyone. Today we will going to discuss our second chapter of political science, that is constitutional design. What do you mean by constitution? आखिर constitution होता क्या है? संविधान क्या है? The constitution of a country is set of all the written rules that are accepted by all people living together. Constitution is the supreme law. What is the constitution? Constitution is the supreme law which is accepted by all the persons which are living in the country. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे देश के लोगों को ही संविधान मानना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वहां के हर नागरिक को वो फॉलो करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग सिटीजन्स एंड ऑल्सो द बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइन सेटअप करता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, राइट तो ये एक सुप्रीम लॉ है जो हमें रिटर्न रूल्स देता है जो हमें फॉलो करने होते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देन द गवर्नमेंट, देन द सिटीजन्स। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन आखिर आया कहां से, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया, आखिर हमारे देश में या हम कहें किसी और देश में ऐसा हुआ क्या कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जरूरत पड़ी। नाउ दैट इज द अपार्थेड। अपार्थेड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जहां पे व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच में डिफरेंस किया जाए, उनके रंग को लेके जहां पे मतभेद पैदा थे, दैट इज इन साउथ अफ्रीका। उसको क्या कहा गया? अपार्थेड। इनको अलग कर दिया गया। अपार्थेड मतलब जिनको रंग की वजह से अलग कर दिया गया। The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. हमने क्या किया? एक ऐसी पॉलिसी बना दी साउथ अफ्रीका में लोगों ने आपस में कि रंग को लेके अलग कर दिया गया। जिसका रंग काला है और जिसका रंग गोरा है, उन सबकी अलग अलग पॉलिसीज होगी, उनके रहने के रंग अलग अलग होंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। Democratic constitution in South Africa. After a long struggle for freedom, South Africa became independent and got its democratic constitution. बहुत लंबे समय तक साउथ अफ्रीका के लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा था कि वहां पर अपार्थेड पॉलिसी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। अब ये अपार्थेड पॉलिसी स्टार्ट किसने करी, आई कहां से? ब्रिटिशर्स ने। जो गोरे लोग थे उन्होंने यहां के अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। नेल्सन मंडेला नॉट ओनली फॉट फॉर द फ्रीडम बट ऑल्सो फॉर राइट्स एंड इक्वालिटी ब्लैक्स एंड व्हाइट पीपल। नेल्सन मंडेला ने देखा साउथ अफ्रीका में कि किस तरह से काले और गोरे लोगों के बीच में मतभेद किया जाता है। वहां पे इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी है ही नहीं। क्या है वहां पर? इनइक्वालिटी है। वहां पे जो फ्रीडम के नाम पे फ्रीडम दी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लोगों को दी गई है। Along with the 7 other leaders, he was sentenced life imprisonment in 1964. अब नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था। क्यों जेल में डाल दिया गया था? क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हक के लिए। किसके लिए? अपने हक के लिए वो लड़ रहे थे कि आखिर हमारे साथ इस तरह का बिहेव क्यों। हम भी तो नेटिव हैं साउथ अफ्रीका के, हम तो नेटिव है साउथ अफ्रीका के लिए और सिर्फ हमारे कलर की वजह से हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। जिस इक्वालिटी के हम हकदार हैं वो इक्वालिटी हमें नहीं दी जा रही। ब्लैक और व्हाइट लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। उनके होटल्स अलग थे, रेस्टोरेंट्स अलग थे, रोड्स अलग थे, सिनेमा हॉल्स अलग थे, स्कूल्स अलग थे।
उनको किसी तरह की भी इक्वालिटी हम व्हाइट लोगों ने नहीं दे रखी थी। इसलिए नेल्सन मंडेला इस अपोजिशन में खड़े हुए थे कि इस अपार्थाइड पॉलिसी को हटाइए, ये एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है लोगों के बीच में, और ये अगर मतभेद खत्म नहीं हुआ तो एक दिन ये देश खत्म हो जाए। तो जब वो इसके अपोजिशन में खड़े हो गए थे तो नेल्सन मंडेला को इन लोगों ने जेल में डाल दिया था। कितने साल के लिए थे? He spent around 28 years there in the Africa's island, that is the Robben Island. Apartheid in South Africa, black and the white natives during the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied South Africa with arms and forces. देखिए यूरोपियंस ने आके यहाँ पे कब्जा कर लिया था, अपने आर्म्स एंड फोर्सेस के साथ आए थे वो साउथ अफ्रीका में, मतलब पूरे सेटलमेंट के अगली आए थे कि हमें यहाँ का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी बागडोर साउथ अफ्रीका की हमारे ही हाथों में होनी चाहिए। A large number of the whites settled in South Africa and became the local ruler. देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, व्हाइट आए साउथ अफ्रीका में सेटल हुए और अपने आप को उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, नाउ वी आर द लोकल रूलर्स ऑफ द साउथ अफ्रीका। Due to this settlement of whites, the system of apartheid divided the people on the basis of their skin color. यूरोपियंस थे व्हाइट और अफ्रीकन थे ब्लैक। तो उन्होंने क्या किया, अपनी देश को, अपने राज्य को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, किसी स्टेट में ना बांट के उन्होंने स्किन कलर से डिवाइड कर दिया। हाँ मनन, अफ्रीकन होते ही ब्लैक है, नहीं है। नाउ ब्लैक्स बैन अंडर अपार्थाइड पॉलिसी। अब देखिए ब्लैक्स को कहां कहां बैन कर दिया उन्होंने। The non-whites did not have voting right. First one was that they don't have any voting right, and they were not allowed to live in the white areas. They are discriminated due to their skin tone. They were not allowed to give vote, and they were not allowed to live in the white areas where the whites are living. उनको सफेद लोगों के एरिया में आने से मना था, उनको वहां रहने से भी मना था। Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools, colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets, etc. were allowed separate for the whites and blacks. This was known as segregation. What was segregation? They were divided through ट्रेन्स, बसेस। ये ट्रेन व्हाइट की है, यहाँ पे व्हाइट लोग जाते हैं तो आप ये वाली बसेस अलाउड नहीं कर सकते, ये ट्रेन्स अलाउड नहीं कर सकते, ये टैक्सीज में आप नहीं जाएंगे, इस होटल्स में आपका आना जाना मना है, ये हॉस्पिटल्स आप यूज में नहीं ले सकते, इलाज के लिए यहाँ नहीं जाएंगे, स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजना वहां अलाउड नहीं था अगर आपका कलर ऐसा है तो। पार्टीशन, वैसे पार्टीशन नहीं हुआ था, सिर्फ एक स्किन टोन को लेके पार्टीशन हुआ था। हाँ, अब उनके पास पावर नहीं थी ना, क्योंकि यूरोपियंस तो हमारे यहाँ कैसे आए थे, अपनी आर्म्स एंड फोर्सेस के साथ आए थे, वो साउथ अफ्रीका के पास नहीं थी। अगर साउथ अफ्रीका के पास आर्म्स एंड फोर्सेस होती तो ये अपार्थाइड पॉलिसी आती नहीं ना। आ रही है बात समझ में? अफ्रीका में पहले भी थी ना, मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे ना, अफ्रीका के पास हम जब व्हीकल नहीं थे खुद भी। व्हीकल से मतलब नहीं है यहाँ पे रूलर से मतलब है। यहाँ पे डिसयूनिटी थी, कोई रूलर नहीं था अपने देश को चलाने के लिए, इसलिए ये यूरोपियंस जब यहाँ पर आए तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि यहाँ पे तो सब अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ कोई रूलर ही नहीं है, इनको कोई चलाने वाला ही नहीं है। एक देश की सत्ता, एक बागडोर हाथ में जो होती है वो यहाँ पर नहीं थी, तो इसका फायदा यूरोपियंस ने उठाया। यूरोपियंस अपने आर्म्स एंड फोर्सेस के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया कि इसको हम चलाएंगे। फिर यहाँ आके उन्होंने देखा कि यहाँ तो सबका स्किन टोन ही डार्क है, हम गोरे यहाँ अलग से नजर आते हैं, तो इन्होंने इसको सेग्रीगेट कर दिया, इनको इन्होंने अलग कर दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस साउथ अफ्रीकन्स आर वेरी इंफीरियर एंड दे आर सुपीरियर्स, राइट? हाँ, तो बेटा ये 17th and 18th सेंचुरी की बात है, तब जगह सब जगह इतना नहीं था ना, रशिया में था, यूरोप में था, ब्रिटेन में था, यहाँ सब तो आर्म फोर्सेस थे, जैसे हमारे इंडिया में नहीं था। होना ना होना बात बराबर थी, रशिया के पास आर्म फोर्सेस शुरू से थे। ये तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है ना कि कैसी वहां की इकोनॉमी है।
नाउ कम टू द पॉइंट. फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अब क्या हुआ 1950 में, ये लोग 1950 तक व्हाइट लोगों के अत्याचारों से, उनके ह्यूमिलिएशन से ब्लैक वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे. सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड द इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड. ब्लैक लोगों के साथ इंडियंस ने भी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि इंडियंस का कलर भी मिक्स टोन था, तो ये लोग इनको कलर्ड बोलते थे. क्या बोलते थे हम इंडियंस को? कलर्ड बोलते थे. तो इन ब्लैक लोगों के साथ इंडियंस ने भी लड़ाई लड़ी थी इस अपार्थाइड पॉलिसी को लेके. दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स. उन्होंने मार्चेस निकाली, स्ट्राइक्स करी और एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी बनाई. ANC, दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी बनाई. एक एसोसिएशन बनाया काले लोगों ने व्हाइट लोगों के अगेंस्ट में. मैनी वर्कर्स, उसके अंदर किन किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? काफी वर्कर्स थे उसके अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे. एंड सेंसिटिव व्हाइट्स जॉइन द ANC. मतलब जो सेंसिटिव थे, जो चाहते थे व्हाइट लोग कि ब्लैक लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. होते हैं कुछ नोबल पर्सन भी होते हैं, हर जगह एक दो मिल ही जाते हैं. तो इसी तरह से कुछ सेंसिटिव व्हाइट्स भी थे जिन्होंने इस ANC को ज्वाइन किया. क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. जब इतना सब कुछ पूरे साउथ अफ्रीका में हो रहा था, तो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करी कि हमारा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक ऐसा संविधान होना चाहिए जहां पर सबके लिए इक्वालिटी हो, किसी चीज का कोई मतभेद ना हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे किसी भी जेंडर का क्यों ना हो. तो इस इक्वालिटी की मांग करी थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन वहां पे हो चुका था, बहुत ज्यादा ऑप्रेसिवनेस वहां पे चल रहा था. As protest and struggle increased, the white rulers realized that they could no longer keep the black under their rule by limiting freedom of blacks. अब व्हाइट रूलर ने क्या रियलाइज किया कि ब्लैक लोग जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अब हम इनको इतना प्रेशराइज करके नहीं रख सकते. हमें ब्लैक्स को भी अब क्या देनी होगी? एक फ्रीडम देनी होगी. क्योंकि आप किसी रिवोल्ट को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देते हो तो कहीं ना कहीं जाके वो बहुत बड़ा बम हो जाता है. राइट? तो इस चीज को रोकने के लिए व्हाइट लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अब हमें ब्लैक को अब हम इतना सप्रेस नहीं कर सकते, इतना रिप्रेशन अब उनको नहीं कर सकते, अब हमें उन्हें कुछ फ्रीडम देनी ही पड़ेगी. आफ्टर स्पेंडिंग 28 years in jail, नेल्सन मंडेला बिकम अ फ्री प्रिजन. 28 साल के बाद जब नेल्सन मंडेला को छोड़ा गया, तो नेल्सन मंडेला वॉज डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. Finally, at the midnight of 26th of April 1994, the new democratic state of the Republic of the South Africa emerged. 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर किया गया. The apartheid government came to an end, paving way for the formation of multiracial government. अब apartheid government ने क्या किया? apartheid government अब तो बंद होगी. जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा था, उसका अब एंड आ चुका था. मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. देखिए यहाँ पे क्या मेंशन करेगा? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. क्या जरूरत थी ब्लैक को मेंशन करने की जब अपार्थाइड पॉलिसी का एंड आ चुका था? बट स्टिल दे मेंशनिंग black president. The black leaders appealed to fellow blacks to forgive the white for their cruel treatment, and after debates and discussion of the 2 years, the black and the white sat together and made one of the finest constitution of the world. Black leaders ने, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने लोगों को यह संबोधित किया कि जो व्हाइट पीपल ने हमारे साथ क्रुएल्टी दिखाई है, हमें ह्यूमिलिएट किया है, उसके लिए हमें उन्हें माफ करना होगा और एक टेबल पे साथ में बैठ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमें करनी होगी. हमारे कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशन हमें फॉर्मेट करने होंगे साथ में बैठ के. लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? ब्लैक को फॉरगिव करना होगा व्हाइट्स को उनकी क्रुएल्टी के लिए. नाउ साउथ अफ्रीका इज सीन एज अ मॉडल ऑफ अ डेमोक्रेसी. इस साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के कई देशों ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. इंडिया का तो खैर उससे पहले बन चुका था. About the Nelson Mandela. Nelson Mandela was the one of the most able, efficient and the far-sighted leader of the African National Congress. It was under the leadership that the struggle against apartheid reached its climax. उनकी वजह से ही जो ये apartheid का स्ट्रगल चल रहा था वो एंड पर आया, नहीं तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला था. Due to the participation
इन द मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड ही वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजन। वो इसके लिए प्रोटेस्ट के लिए खड़े हो गए थे यूरोपियंस के सामने, इसी वजह से उनको 28 साल की जेल हो गई थी और 1994 में 28 साल की जेल की सजा काटने के बाद उनको एज ए प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का अपॉइंट किया गया। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है? Now, autobiography written by the Nelson Mandela. The name of the autobiography which is written by the Nelson Mandela is Long Walk to Freedom. देश के लिए, आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई। Why do we need a constitution? अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या पड़ी? सिर्फ एक अपार्थाइड पॉलिसी को लेके ही चली थी क्या? क्या और कोई रीजन नहीं हो सकते? क्या सब जगह इक्वालिटी थी? क्या सब जगह सभी को फ्रीडम थी? क्या सभी को सभी राइट मिले हुए थे? नहीं मिले हुए थे। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी थी टू फॉर्म ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स इट्स फंक्शन। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए और उसके फंक्शंस डिसाइड करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या? लोकतांत्रिक, जिसमें सभी को अपनी राय देने का समान अधिकार है, बोलने का अधिकार है। To decide the jurisdiction of various organs of the government, then to build a good society, एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए सबके कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा, सभी अपनी फ्रीडम से जिएंगे क्योंकि सभी को अपने अपने राइट्स मालूम होंगे। टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स पावर, गवर्नमेंट की भी कुछ लिमिटेशन होती है कि वो अपनी पावर को अब्यूज नहीं कर सकती, उसका मिसयूज नहीं कर सकती। तो सिक्योर द राइट ऑफ द सिटीजन, इससे क्या होगा? हमारे सिटीजन्स के राइट भी सिक्योर रहेंगे, प्रोटेस्ट रहेंगे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ रिटर्न रूल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम्स में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट डाउन इट्स फंक्शन, तो आप ये सब लिख सकते हैं, राइट? The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living in a country. Constitution क्या है? एक set of rule है जो लिखा गया है हमारे लिए, हमारे द्वारा ही हमारे लिए लिखा गया है, जो कि accepted है all the people living in a country. इस देश के हर नागरिक के द्वारा वो constitution acceptable है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? No. Functions of a constitution. It generates a degree of trust and coordination between the people. Constitution क्या करता है? क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बना के? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से देश के लोगों में एक विश्वास की भावना जागी, एक ट्रस्ट की भावना जागी कि अब हमारे जो राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होंगे, हमारा कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। And coordination between the people that is necessary for the different kind of people living together. एक सोसाइटी के अंदर हर तरह के, हर रिलीजन के लोग रहते हैं कि नहीं रहते? तो उनमें एक ट्रस्ट की भावना पैदा होना, आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा के चलना, तो ये किसकी देन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू मेक विच डिसीजन। ये एक स्पेसिफाई करता है, इसने सेट कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके रूल्स रेगुलेशन है, इसको गवर्नमेंट चलाएगी और गवर्नमेंट अब ध्यान रखेगी हम किसका? हमारा सिटीजन्स का, क्योंकि सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दे दी है? गवर्नमेंट को। किसको दे दी है? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट अब वो पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशन किसके ऊपर इंपोज करता है? हम सिटीजन्स के ऊपर। तो ये कैसे करता है? एक ट्रस्ट की भावना से। उसका ये मानना है कि अब लोगों में क्या होगा? ट्रस्ट है तो कोऑर्डिनेशन भी होगा। It lays down the limit to the power of the government. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गवर्नमेंट की पावर को भी लिमिट करता है। एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द राइट ऑफ द सिटीजन। और हमें राइट्स किसने दिए? हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने। इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये हमें एस्पायर करता है थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल गेट्स एस्पायर्ड दैट वी आर लिविंग टुगेदर। हम किसी के राइट्स को वायलेट नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को अपनी अपनी लिमिटेशंस पता है। आज मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है, वैसे आपको भी अपनी लिमिटेशंस पता है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा आसानी से बना लिया गया?
क्या रातों रात बन गया, एक दिन में बन गया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीडर्स थे उन्होंने सबको पढ़ा होगा, सबके देश के लोगों को जाना होगा कि कौन क्या चाहता है? जाना होगा कि ये नहीं जाना होगा? एक कॉमन गोल क्या है लोगों का, एक कॉमन प्रोस्पेक्टस लोगों का क्या होता है, वो बहुत जानना बहुत जरूरी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया? इट इज नॉट अ वेरी गुड इजी टास्क, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. It was not an easy task to make the constitution for a huge and a diverse country like India. हर एक रिलीजन के लोग अलग अलग हैं, उनका प्रोस्पेक्टस अलग अलग है, उनका बिहेवियर अलग अलग है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए एक कॉमन गोल सेट किए गए हैं कि किसी, अगर मैं आज इसके लिए ये रूल बनाता हूं या मैं इसके लिए कि राइट बनाता हूं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरा ये राइट न माने। तो उन्होंने ऐसे राइट्स बनाए, ऐसे फंडामेंटल राइट्स बनाए, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए, ऐसी ड्यूटीज बनाई जो सबके लिए समान थी, किसी के लिए अलग अलग नहीं थी, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पार्टीशन ऑफ द रिलीजियस बेसिस हैड किल्ड पीपल ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज द टफ एंड द अनसर्टेन टास्क। The future of the country did not look as secure as it does today. क्या पहले हमारा देश था, क्या वो सिक्योर था? क्या आज हम जिस पोजीशन पे आज हैं, क्या हम मान सकते थे कि 20 साल बाद या 21 साल बाद हमारी कंडीशन देश की ऐसी होगी? नहीं ना। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर एंशियस अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ प्रेजेंट को लेके ही नहीं बनाया जाता, हमारे आने वाली जनरेशन उस पर कैसे रिएक्ट करेगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। हमारी आने वाली जनरेशन कैसे रिएक्ट करेगी, कौन सा राइट मानेगी, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं मानेगी, कहाँ हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के बनाया जाता है, सिर्फ आज की कंडीशंस को देख के नहीं बनाया जाता। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे क्या फिर रोज चेंज करने के लिए बैठ जाएंगे? आज ये हुआ, आज कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो, आज ये हुआ, यहां पर अमेंडमेंट कर दो, नहीं। तो ये एक इजी टास्क नहीं था। Circumstances of at the time of the making of the Indian Constitution, India was still the colony of the Britain. अभी भी हम एक ब्रिटेन की कॉलोनी थे, जहां पे ब्रिटेन का राज्य हमारे ऊपर चल रहा था। पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन रिलीजियस बेसिस, देश को दो भागों में तोड़ दिया गया, उसका पार्टीशन कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू और मुस्लिम। किया कि नहीं किया? लार्जर स्केल वायलेंस, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड। आपस के वायलेंस में, लड़ाइयों में कितने लोग मारे गए? अराउंड 10 लाख पीपल। रिफ्यूजी प्रॉब्लम, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोग क्या बन गए? आज रिफ्यूजी हो गए, एक कैंप लगा के रह रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमें कहां जाना है, कौन सा संविधान मानना है और हमारे आखिर राइट कौन से हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन माने कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन माने? तो वो तो रिफ्यूजी है आज के वक्त। मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट, कई ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो दूसरे स्टेट्स में जाके मर्ज हो गए। देन इकोनॉमिकली अ पुअर कंट्री, इकोनॉमिकली अ पुअर कंट्री। नाउ बिगिनिंग ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने बनाया, किसने सोचा कि हमें हमारे देश के लिए एक संविधान बनाना चाहिए? In 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. Who drafted the? Motilal Nehru in 1928. And उनके साथ कौन थे? दूसरे 8 अदर कांग्रेस लीडर्स भी थे। नेहरू के फादर। At the Karachi session of the Indian National Congress in 1931, the leaders decided on how the Indian Constitution should look like. कराची सेशन में, कराची में एक नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी जहां पर यह डिसाइड किया गया कि हमारा आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, किस तरह का बनाना चाहिए, कैसे हम उसको ड्राफ्ट करें, कैसे हम उसको फ्रेम करें। तो तब अभी तक विभाजित नहीं हुआ था ना, पार्टीशन नहीं हुए थे ना। अभी पार्टीशन तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, पाकिस्तान 1947 14 को हुआ था, 14 अगस्त को। तो अभी तो कोई पार्टीशन हुआ ही नहीं है, राइट। तो कराची उस वक्त तो हमारा ही हिस्सा था ना। इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द 1928 1931, राइट।
Now, universal adult franchise. As you all know, what is the universal adult franchise? Voting right at the age of 18. Right to freedom, right to equality, right of minorities, etc. were some important topic discussed in both these documents. Many of the leaders were inspired by the idols of the French Revolution. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से काफी इंस्पायर्ड है. हमने कुछ उनके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स को भी ऐड किया है. द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन ऑफ रशिया, द प्रैक्टिस of parliamentary democracy in Britain and the Bill of the Right in the US. The Constituent Assembly, the drafting of the Constitution was done by the Assembly of the elected representative called the Constitution Assembly. इस Constitution को फॉर्म करने के लिए एक Constitution Assembly बनाई गई जिसके अंदर नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे. कौन थे? नेशनल कांग्रेस के लीडर्स. The Constituent Assembly of India. The Constitution of India was written by the Constituent Assembly comprising 229 members. How many members are there? 299 members. It was adopted on November 26th of November 1949. When it was adopted, ये क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क का. 26th of November 1949. Who was the chairman of the drafting committee? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. देखिए एक बार आप पीछे आइए. अभी हमने मोतीलाल नेहरू जी की बात करी थी. मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? In 1928, मोतीलाल नेहरू and the 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की सोची है. किन्होंने? मोतीलाल नेहरू के साथ 8 और लीडर्स ने. अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. इसमें कंफ्यूज ना हो आप. चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. एंड हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1928? मोतीलाल नेहरू. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. दोनों अलग अलग हैं. राइट. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. Who was the president of the Constituent Assembly? Clear है? चलिए next. A drafting committee under the chairmanship of the B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for the discussion. एक drafting committee ने, जो B.R. अम्बेडकर जी वहाँ के चेयरमैन थे, उन्होंने क्या बनाया? एक डिस्कशन का फॉर्मेट बनाया, एक टॉपिक्स बनाए, पॉइंट्स बनाए कि इनके बारे में अब हमें पढ़ना है. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. Constituent Assembly का एक रूल रेगुलेशन था कि उस Constituent Assembly में जो भी शब्द बोले जा रहे हैं किसी भी लीडर के द्वारा, जो भी बोला जा रहा है वो रिकॉर्ड होता था और उसकी रिकॉर्डिंग प्रिजर्व रखी जाती थी. उसको सेफली रखा जाता था कि किसने कब क्या बोला है, क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं. Now, Indian Constitution fully implemented. The Constitution of India was implemented on January 26, 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as a Republic Day. When you celebrate Republic Day, when it came into the regulation, कब start हुआ regulation में? 26 जनवरी. इससे पहले आप आइए, एक डेट हमने पढ़ी थी, कब अडॉप्ट किया गया? There is a difference between adoption and regulation. इन दोनों टर्म्स का आप ध्यान रखिएगा. अडॉप्शन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949. और रेगुलेशन में कब आया था? इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950. On this day we celebrate Republic Day. Now, legitimacy of Indian Constitution. We accepted the Constitution made by the Constituent Assembly more than 50 years ago. The Constitution does not reflect the view of its member alone. It expresses a broad consensus of its time. No large social groups or political party has ever questioned its legitimacy. कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट अप नहीं कर सकता था उस वक्त तक. Right? The Constituent Assembly represented members for different language groups, caste, class, religion and occupation. देखिए Constituent Assembly में इस तरह के मेंबर्स इंक्लूडेड थे जो अलग अलग लैंग्वेज को बिलोंग करते थे, अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते थे, अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते थे, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते थे, अलग अलग ऑक्यूपेशन को बिलोंग करते थे. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी?
क्या थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? एक असेंबली, ऐसी असेंबली थी जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग साथ में बैठ के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते थे और उसको अप्लाई किया जाता था सारे सिटीजन्स के ऊपर। ऐसा नहीं कि अलग अलग रिलीजन के लोग थे तो अलग अलग बात करेंगे, राइट? डिस्कशन तो एक ही आना है, सोल्यूशन तो एक ही आना है। नाउ सम इंपॉर्टेंट फीचर्स। Our constitution is the longest known constitution. Our constitution is the longest constitution. It has been drawn for different sources and from several constitution of the. Our constitution is more flexible. हमारा constitution flexible है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम amendments, कुछ changes कर सकते हैं. If it is required, if it is needed, तो इसमें कुछ changes किए जा सकते हैं. प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें क्या क्या दिए हैं? फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इट इज ऑल्सो गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स वी हैव गिवन अ राइट टू वोट आफ्टर द एज ऑफ 18. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट गेव अस द पार्लियामेंट्री. सांसद इज ऑल्सो गिवन बाय द गवर्नमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स वी हैव अ टू टाइप ऑफ government, central and state, as we know about the federal structure. Then last is independent judiciary. We have the independent judiciary, ऐसी judiciary जिसके अंदर किसी और country का कोई interference नहीं होता है. State wise इसको अलग अलग divide किया गया है. District court, Supreme court, High court, right? And the civil court and the criminal court also. Amendment, it is a term which means changes or modification. What do you mean by amendment? It means change or modification. It is used in connection with changes made in the constitution of a country. Treason, the crime of the betraying one country. What is the treason? The crime for betraying one's country. एक दूसरी कंट्री को क्या करना? बेट्रे करना, धमकी देना, धोखा देना. ये कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद ऐसा नहीं हो पाया. एक कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया? हमें प्रोटेक्शन दे दिया ना. हमारे इंटरेस्ट को क्या कर रहा है? सेव कर रहा है. क्या कर रहा है? सेव कर रहा है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ हाईली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. इट नीड्स टू बी अमेंडमेंट रेगुलरली टू कीप इट अप टू डेट विद द चेंजिंग टाइम. जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता जा रहा है, हमारा सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर सकते हैं? चेंजेस भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. एज पर द रिक्वायरमेंट. Those who made the constitution thought that it must be in accordance with the people aspiration and changes in the society. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया है कि अगर कोई चाहता है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो तो पीपल के एस्पिरेशंस को देखा जाए, सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं, नई जनरेशन इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या यूथ इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, यूथ आखिर चाहता क्या है, उनकी इंस्पिरेशन कौन है, वो किस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं. तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें पूरे में ध्यान में रखकर फिर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं. सो द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द प्रोविजन फॉर मेकिंग सच अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम. लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आप कहें कि नहीं साहब हम इस फंडामेंटल राइट से सहमत नहीं है, इसको चेंज करो. फिर कल कोई दूसरा कहेगा कि नहीं हम इस फंडामेंटल राइट से सहमत नहीं है, आप इसको भी चेंज करो. ऐसा नहीं होता है. बहुत सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं. राइट नाउ प्रीएम्बल. द प्रीएम्बल, व्हाट इज द प्रीएम्बल? इंट्रोडक्शन टू द The preamble is an introduction to the constitution which contains the ideas and basic principle. What are preamble constitution contain? What does our preamble contain? Are ideas, basic principles of the Indian constitution. आखिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है, इसकी नींव क्या है, दैट इज कॉल्ड द प्रीएम्बल.
जो हमें इंट्रोडक्शन देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आउटलाइन देता है, एक ब्रीफ देता है कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल? आखिर इस प्रीएम्बल का पर्पस क्या है? It indicates the sources from which the constitution derived the authority. We the people of India. ये हमें क्या देता है? अथॉरिटी। क्या देता है ये हमें? अथॉरिटी कि हम इस देश के नागरिक। ये आय करके बात नहीं करता कभी भी प्रीएम्बल, मैं करके बात नहीं करता है। क्या करके बात करता है? वी, हम। इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें क्या बताता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव, जिसपे हम टिके हुए हैं, जो हमारा बेसिक है। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. ये हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है। ये हमें बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये हमें वो इवेल्युएट करता है बाय विश, बाय थ्रू द लॉ। अगर लॉ नहीं होता तो अच्छे बुरे की डेफिनेशन हमें पता पड़ती क्या? नहीं पता पड़ती ना। तो प्रीएम्बल हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है? लॉ दिया है, कानून दिया है, जो हमें डिफाइन करता है, एक लाइन मेंशन करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। नाउ व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आपको पता होता है, ये प्रीएम्बल हमारी बुक के फर्स्ट पेज में जरूर होता है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह की होता है, शायद आप लोगों की बुक्स में भी होगा, देखिएगा। अब इसकी फिलॉसफी क्या है? ये हमें क्या कहता है? वी, ध्यान रखिएगा, ये कभी आय करके बात नहीं करता है। क्या करके बात करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। अब इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय ए, हर एक फिलॉसफी को, हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस देश के नागरिक। क्या कहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम क्या कहते हैं इस बारे में देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय किंग और एनी आउटसाइड पावर। कि हम इस देश के नागरिक, हम इस देश को बिलोंग करते हैं, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, इसी को ड्रॉ भी हमने किया है। इसमें कोई बाहर का राजा या दूसरा कोई आउटसाइडर आके इंटरफेयर नहीं करेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस देश के नागरिक, हम ये बात कहते हैं। सोवरेन, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोवरेन हमें क्या कहता है? सोवरेनिटी हमें क्या कहती है? कि हम इस देश के नागरिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ सुप्रीम राइट, हमारे पास खुद के पास सुप्रीम राइट है कि हम हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। कोई दूसरे देश का नागरिक आके या दूसरे देश का किंग आके हमारे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा या हमारे पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाएगा। हमारे डिसीजन इंडिविजुअल है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है। दैट इज द सोवरेन। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। सोवरेन क्लियर हो गया? नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया कह रहा है कि ये हमने ड्रॉ किया है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है और ये अब हम किसी और को हैंड ओवर नहीं करेंगे। दूसरा कोई किंग आके भी इससे हमसे नहीं ले सकता। लिख रहा है ना? नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय किंग और एनी आउटसाइड पावर। राइट? ये हमारे द्वारा बनाया गया है ना, तो हम किसी और को हैंड ओवर थोड़ी ना करेंगे। नेक्स्ट, सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। कि जो हमारी जो वेल्थ है वो हमें इक्वली शेयर करनी चाहिए सोसाइटी के अंदर जहां हम रह रहे हैं। कहते हैं ना कि हमें नीडी पीपल्स की हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन द सेम सोसाइटी। जो फंडामेंटल राइट हमें है वो फंडामेंटल राइट उन्हें भी है, बट ड्यू टू सब सर्कमस्टेंसेस अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, जिनको वाकई में नीड है, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब लैंड की ओनरशिप भी गवर्नमेंट ने
वेदी है, जिससे सोसाइटी में एक इक्वालिटी बनी रहे। सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है वहां पे स्टेटस सिंबल आ जाता है कि वी आर द रिच एंड वी आर द पुअर, राइट। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि सोसाइटी में एक इक्वालिटी बैलेंस हमेशा रहे, राइट। शैल वी मूव फर्दर? नाउ व्हाट इज सेक्युलर? सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। हमारे पास ये मौलिक अधिकार है कि हम कोई सा भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। अभी तक हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि सबके अपने अपने रिलीजन है, कोई किसी को बाउंड नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर्ड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन्स, बिलीव एंड पार्टिसिपेट एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल। गवर्नमेंट ट्रीट करती है सभी रिलीजन्स को, सभी की मान्यताओं को, जो जिसको धर्म को फॉलो करता है सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। ऐसा नहीं है किसी रिलीजन को ज्यादा, किसी रिलीजन को कम। Democratic, a form of the government where people enjoy equal political right. What the government is given here? उन्होंने सबको लोकतंत्र दिया है, लोकतांत्रिक अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट है, सबको अपना रूलर चुनने का समान अधिकार है। दिया ना उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हम इससे किसी को वंचित नहीं रखेंगे। सबके पास इस चीज का राइट है, फ्रीडम है कि आफ्टर at the 18 years of age you have a right to choose your leader. आप वोट दे सकते हो, आपको ये अधिकार दिया गया है। that is the democratic right. The government is run according to the some basic rules. Now what is republic? The head of the state is an elected person and not a hereditary position. ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा वही राजा और वही हमारे देश को चलाएगा, नहीं। It is a republic method, जिसमें इलेक्शंस होते हैं, हम हमारा लीडर खुद चुनते हैं। नाउ जस्टिस, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। आप किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उससे मतभेद नहीं कर सकते, उसकी कास्ट को लेके, उसके रिलीजन को लेके और उसके जेंडर को लेके। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस। अगर सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी है तो हम सिटीजन्स का, हम लोगों का ये राइट है कि हम ये इनइक्वालिटी को दूर करें। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वेलफेयर सोसाइटीज वगैरह ऑर्गेनाइज है, एनजीओज वगैरह क्यों है? इसीलिए तो है। स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। लिबर्टी, व्हाट इज लिबर्टी? एज वी ऑल नो दैट इज द फ्रीडम। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन। लोगों के ऊपर कोई जबरदस्ती का कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं होना चाहिए। वो कैसा सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उन्हें ये बोलने का अधिकार है। एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन द एक्शन। वो अपने विचारों के थ्रू किस तरह से आगे बर्ताव करना चाहते हैं, वो आगे अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। हर इंसान का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है। आप उसके ऊपर इस तरह का बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि नहीं साहब आपको यही रिलीजन फॉलो करना है, आप तो इसी कास्ट के रहोगे, आपको यही ऑक्यूपेशन फॉलो करना है, आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह की आप किसी के ऊपर इम्पोजिशंस नहीं लगा सकते। इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, उसको बोलने का अधिकार, करने का अधिकार है। दैट मीन्स ही हैव अ लिबर्टी, ही हैव अ फ्रीडम, बट फ्रीडम इन सम बाउंड्री, फ्रीडम इन सम लिमिटेशंस। नाउ इक्वालिटी। अब आप कहेंगे कि मैम लिबर्टी और इक्वालिटी एक होता है क्या? पढ़िए इक्वालिटी क्या है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वालिटी क्या कहता है कि कानून की नजर में सब क्या है, इक्वल है। ऐसा नहीं है कि कोई हाईली रिच पीपल है उसके लिए लॉ अलग होगा और जो डिसएडवांटेज वाले ग्रुप है उनके लिए अलग होगा, नहीं। सभी के लिए क्या है, लॉ। और लॉ के आगे सब क्या है, इक्वल। The traditional social inequality have to be ended. We should ensure equal opportunity for all. Now last topic, that is fraternity. What is fraternity? All of us should behave as if we are member of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. ये कहता है fraternity कि हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम सभी इक्वल हैं, लॉ के आगे ही इक्वल हैं, तो हम एक दूसरे को इंफीरियर फील न कराएं,
हम सभी एक दूसरे को इंफीरियर फील ना कराएं. वी आर द मेंबर ऑफ द फैमिली. एक इंडिया जो हमारा फैमिली है, हमारा जो देश है, उसकी हम मेंबर हैं. हम एक दूसरे को किसी भी चीज को लेके, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कलर को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके, हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पोजीशन को लेके कभी भी इंफीरियर फील ना कराएं. बिकॉज वी आर द इक्वल एंड वी आर द फैमिली ऑफ दिस कंट्री. ओके, आवर चैप्टर इज ओवर. दैट इज द चैप्टर नंबर 2. समझ आया? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? एनी क्वेरीज? अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन टेक फ्रॉम द यूट्यूब चैनल ऑफ और VSA जयपुर. ओके, होप यू लाइक दिस. थैंक यू ऑल.